हाय एवरीवन, अंशुल हियर फ्रॉम आरके ओवरसीज एजुकेशन और मैं भी मुस्कान के साथ में हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ मार्बर्ग में मुस्कान पढ़ाई कर रही है। मास्टर्स का कोर्स है इनका डेटा साइंस का और हम लोग यूनिवर्सिटी कैंपस में ही हैं। काफ़ी सारा हमने डिस्कस किया कुछ और वीडियोस में भी कि कैसे आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो यूनिवर्सिटी में, प्लस एकोमोडेशन वगैरह के बारे में डिस्कस किया, लाइफ कैसी है मार्बर्ग में। उन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करते करते एक पॉइंट आया कि भाई कई सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम लोग जर्मनी में पढ़ाई अपनी कर सकते हैं, क्या कितना अफोर्डेबल है ये, क्या खर्चा आता होगा यहाँ पे। और अगर आपको कोई हम्बल बैकग्राउंड से भी हो, मान लो आपको लगता है कि भाई आपके पास में बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं है या पेरेंट्स मान लो उतने पैसे अभी हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो एग्जैक्टली क्या एक्सपेंस आते हैं और क्या आप यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए जब आते भी हैं तो आप कितना ऐसे अर्न कर सकते हो कि आप अपना खर्चा खुद से ही मैनेज कर पाओ। तो वो सब पॉइंट्स को इस वाले वीडियो में एक बार हम लोग डिस्कस करेंगे। और क्योंकि बिकॉज मुस्कान को भी अब यहाँ पे लगभग 7-8 मंथ्स हो चुके हैं, तो वो एक इसमें बेटर आपको एक पर्सपेक्टिव दे सकती हैं कि भाई कैसा कितने एक्सपेंसेस यहाँ पे लग रहे हैं और कितना वो सेविंग्स भी कर पा रही हैं और क्या इनका एग्जैक्ट एक्सपेंस हुआ था यहाँ पे माँ बाप पहुँचने तक के लिए पढ़ाई के पर्पज़ से, है ना। तो एक बार मैं मुस्कान अगेन एक बार छोटा सा आप इंट्रोडक्शन दे दो और फिर हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज़ मुस्कान एंड मैं मार्बर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ एंड माय कोर्स इज मास्टर्स इन डेटा साइंस। मैं जर्मनी आई थी इन मई ऑफ 2024। ऑलराइट, तो जैसे मुस्कान, जैसे आपकी जो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ मार्बर्ग में, यहाँ पे इनकी कोई ट्यूशन फीस है यहाँ पे? सर सेमेस्टर फीस जाती है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अब सेमेस्टर फीस मान लो जो जाती भी है वो आपका 4 सेमेस्टर का कोर्स है ना? हाँ जी। तो क्या सेमेस्टर फीस है यहाँ पे? फॉर वन सेमेस्टर इट्स लाइक 250 euros, 250 to 280। ठीक है, अब देखो 250 यूरोज़ की जो सेमेस्टर फीस है, 4 सेमेस्टर का कोर्स है, लगभग 1000 यूरो का आपका पूरा कोर्स हो गया है ना। 1000 यूरो का मतलब है कि 90,000 रुपये के आसपास की आपकी सिर्फ पढ़ाई का खर्चा है। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने का? क्योंकि अगर आप जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मार्बर्ग पब्लिक यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारी है ना, 400 से भी ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटी है यहाँ पे जो कि आपसे ट्यूशन फीस चार्ज नहीं करते हैं, एक्सेप्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि एक स्टेट है यहाँ पे बाडन-व्युर्टेनबर्ग का, जिसमें कि 1500 यूरो तक की फीस ट्यूशन फीस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी है उन्होंने। बट वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप 1.25 लाख रुपये एक सेमेस्टर की फ़ीस अगर आप पे करते हो, वो भी आप बाहर जैसे जर्मनी जैसी कंट्री में अगर पढ़ने आना चाहते हो तो वो भी एक ओके ही है। बट फिर भी आपका 90,000 के आसपास का पूरा टोटल कॉस्ट है फीस का। और जिसमें हमारी जो डॉइचलैंड की टिकट होती है, जो ट्रेन टिकट होती है, वो इंक्लूडेड होती है, तो हमारा ट्रैवल फ्री है इन होल ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो देखो जैसे पहले यहाँ पे जर्मनी में 2-3 साल पहले तक एक डॉइचलैंड की जो टिकट थी वो बहुत ही नॉर्मल समर टाइम के लिए यहाँ पे चलती थी। बट अब इन्होंने जो डॉइचलैंड टिकट है वो पूरी जर्मनी में आप कहीं पे भी ट्रैवल करो, आपको सिर्फ जो यहाँ पे फास्ट ट्रेन्स होती हैं आईसी वगैरह जो होती हैं, उसमें आप इंटरसिटी वाली ट्रेन्स में उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। जितनी भी रीजनल ट्रेन्स हैं मेरे ख्याल से उस सब जगह पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो कितनी टिकट पड़ती है वो? सर वैसे तो 49 होती है पर मंथ पर पर्सन। ठीक है, बट वो हमारे लिए तो फ्री होती है क्योंकि हमारी सेमेस्टर टिकट में इंक्लूडेड होती है। अच्छा, तो वो जो टिकट का भी कॉस्ट है वो आपको यूनिवर्सिटी ऑलरेडी कवर कर देती है और उसके लिए भी आपको पे नहीं करना है। एक जनरल के तौर पे जैसे मैंने भी डॉइचलैंड टिकट यहाँ पे लिया है तो 49 यूरोज़ का पड़ता है। आप उसमें जर्मनी में कहीं जाओ, जो मर्जी जहाँ चले जाओ, खाली बस है वो 2 ट्रेनों में ना बैठो, अगर आप पूरा जर्मनी वो 4,500 रुपये में घूम सकते हो, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस टिकट का मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर तक में 58 यूरोज़ तक वो लोग कर देंगे उसको, 10 यूरो के आसपास में उसमें रेट बढ़ने वाले हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, है ना। अब मान लो कि ये तो हो गया कि आप सेमेस्टर फीस और पढ़ाई का खर्चे का हमने डिस्कस किया। एक जैसे जब हमने जब वीज़ा प्लान करते हो या जैसे आपने पेरेंट्स से जब डिस्कस किया होगा कि आप जर्मनी के लिए प्लान कर रहे हो, तो आप लोग के घर में भी ये सब बात हुआ होगा कि भाई कितने खर्चे आएंगे वहाँ पे, है ना। तो उसमें आपने कैसे कन्विंस किया कि पेरेंट्स को कि भाई जर्मनी में लिए बेटर रहेगा और अफोर्डेबिलिटी के मामले में भी अच्छा है, या आपने ये बताया कि भाई पढ़ाई यहाँ पे अच्छी होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे? तो सबसे पहले तो यूजुअली सब इंडियंस का एक वो रहता है कि यूएसए जाना है, वहाँ से मास्टर्स करनी है, बट वहाँ पे तो खर्चा बहुत ज़्यादा है, लाइक इट्स क्लोज टू 1 करोड़। बट यहाँ पे क्या है कि आपको एक ब्लॉक अकाउंट देना पड़ता है और उसके अलावा जो फीस होती है वो सेमेस्टर फीस होती है, दैट इज़ क्लोज टू 90,000। तो इन कंपैरिजन यूएस टू जर्मनी, लाइक जर्मनी वॉज वे बेटर क्योंकि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज़ है, जो मतलब कोर्सेज हैं, वो लाइक वे टू मतलब एडवांस्ड है, प्रॉपरली एडवांस्ड है, जो मतलब अप टू डेट है बिल्कुल। और जैसे इंडिया में तो कोर्स है अभी उसको आए हुए लाइक न्यूली लॉन्च्ड कोर्स है डेटा साइंस, बट यहाँ पे वो काफ़ी टाइम से है एंड पीपल आर वेल अवेयर कि कोर्स में क्या होता है, उसके सब ब्रांचेस क्या है। तो कोर्स अच्छे से डेवलप्ड है और आपको जो पढ़ाते हैं तो अच्छा पढ़ाते हैं और मतलब अप टू डेट पढ़ाते हैं। तो क्या आपको जैसे ऐसा लगा कि भाई मेरे को जैसे आपने बताया कि यूएस वगैरह जैसे मोस्टली लोग सब प्लान करते हैं, या मान लो आप लोग यूके वगैरह भी प्लान करते हो,
अब इन सब जगह पे सब पे ट्यूशन फीस होती है ना, Yes, sir. जो कि अप्रॉक्सीमेटली मतलब यूएस में तो 40-50 लाख तक भी मेरे ख्याल से ट्यूशन फीस निकल जाता है। और रहने का खर्चा मिला के हर चीज़ 1 करोड़ पहुंच जाता है सर। बट यहाँ पे तो मतलब ब्लॉक अकाउंट होता है 2 साल का, वो मान लीजिए, और 90,000, तो दैट इज क्लोज टू लाइक 25 lakhs ओनली। ठीक है, तो वो भी ब्लॉक अकाउंट तो आपको सिर्फ वीज़ा के टाइम पे 1 साल के देना 1 साल पड़ता का है। देखना होता है। यस सर। तो जैसे ब्लॉक अकाउंट जो होता है, जैसे आप इसको जनरली अगर आप कनाडा में ऐसी GIC जैसे चलता है, वैसे जर्मनी में ब्लॉक अकाउंट मैंडेटरी होता है कि आप यहाँ पे एम्बेसी को बताते हो कि भाई मेरे पास में जर्मनी में आके रहने का जो खर्चा है वो ऑलरेडी है मेरे पास में, और वो अप्रॉक्सीमेटली 11,904 यूरोस वो लोग मांगते हैं, 10.5 लाख रुपए के आसपास मान के चलो, जो आपको इनको पहली टाइम पे ब्लॉक करके जमा करा देने होते हैं इनके पास में, है ना। और ये पैसे फिर आपको वापस कैसे मिलते हैं? आप जैसे ही आप जर्मनी में लैंड करते हो, आपका जो, जैसे मेरा एक्सपैट्रियो था, आप वहाँ पे उसके पोर्टल पे जाओगे, आपको बताने कि मैं जर्मनी आ गई हूँ और मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो आप मुझे देना शुरू करिए। तो वो आपको हर महीने 992 यूरोस देते हैं, क्योंकि दैट इज़ लाइक 992 इज अमाउंट कि इतने में हमारा खर्चा चल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो इतना अमाउंट देते हैं। ठीक है, तो मान लो देखो, जैसे कि एक्सपैट्रियो बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कि ब्लॉक अकाउंट ओपन कराने में हेल्प करता है, और जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हो तो यहाँ पहुँचने के बाद में जब आप अपना लोकल बैंक अकाउंट ओपन करवाते हो, हाँ जी, फिर हाँ, आपको एक्सपैट्रियो कोई बात, तो एक्सपैट्रियो में आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि भाई ये मेरा लोकल बैंक अकाउंट है। अब वो आपको जो आपने 11,904 यूरो जो जमा करवाए थे, उससे 11 मंथ में वो इंस्टॉलमेंट में आपको पैसे 992 यूरोज वापस करता है। पहले महीने में आपको डबल मिला होगा? नहीं सर, वही मिला था, उतना ही मिला था। चलो, तो अब देखो, जैसे ये डिपेंड करता है कायदे से, जो उसका रूल है कि आपको जो ब्लॉक अकाउंट का पैसा होता है वो आपको फर्स्ट मंथ जब आप जर्मनी में होते हो ना, आपको 2 इंस्टॉलमेंट एक साथ वापस मिलते हैं। तो अगर आपको शायद नहीं मिला होगा ना, तो आप उसको उनको बोल सकते हो, अच्छा, क्योंकि फिर वो आपको 12 महीने में वापस करेंगे। हाँ, वो 12 महीने में ही करेंगे। हाँ जी, ठीक है। तो अच्छा, मान लो हमने ये पैसा तो हमें इंडिया में, मतलब इतने पैसे तो अपने को मेंटेन करने ही पड़ेंगे, है ना। तो इसके लिए मान लो जैसे आप लोग, अगर आप मैनेज कर सकते हो इतना इनिशियल अमाउंट का, तो आपका यही एक एक्सपेंस है बेसिकली वहाँ से अप्लाई करने के लिए, क्योंकि जो आपकी जो 250 यूरो की जो फीस होती है वो बेरली 22,000 रुपये के आसपास होगा, है ना, पढ़ने का। हाँ जी सर। और आपको एक ही सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी पड़ती है वीज़ा के अप्लाई करने से पहले, ठीक है। अब मान लो कि ये तो 1 साल का हमने बताया, आपका मास्टर 2 साल का है, तो दूसरे साल में कैसा होता है? सर सेकेंड ईयर के लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूजुअली पार्ट टाइम करते हैं या इंटर्नशिप वगैरह करते हैं। उसमें जो पैसा आता है वो बच्चे इतना कर लेते हैं कि कुछ सेव कर सके, जिससे वो नेक्स्ट ईयर भी अप्लाई कर सके। हमारा जो जब वीज़ा रिन्यू होता है उससे हमें कुछ मनी शो करनी पड़ती है, तो या तो अपने ब्लॉक अकाउंट को बचा लीजिए, सेव कर लो, या आप पार्ट टाइम करना शुरू कर दो, जिससे कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, तो उससे भी आप थोड़ा सेव कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो जो स्टूडेंट जॉब पार्ट टाइम की हम बात कर रहे हैं, इसमें अपने इतना है कि हम लोग पढ़ाई के साथ साथ में भी रेगुलरली स्टूडेंट जॉब कर सके और सेव कर पाए। हाँ जी सर, यूजुअली क्या होता है, क्लासेस डेली नहीं होती है, तो जिस दिन आप फ्री आप उस दिन जाके जॉब कर सकते हो, क्योंकि जो पर वीक हम 20 आवर्स काम कर सकते हैं, तो इतना तो निकल ही जाता है। और लगभग वही 12 यूरोस 40 सेंट के आसपास का पर आवर पे है। तो अगर आप मान लो आप 1 महीने में 80 घंटा भी काम करते हो, तो रफली आपका 900 से 1000 यूरो तक आप खुद से यहाँ पे सेव कर सकते हो। और उसमें क्या होता है, जो पार्ट टाइम जिसके आप बंडा कर रहे हो, वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस पे करेंगे, एक प्लस पॉइंट ये भी है। अच्छा, तो आपको ये डबल बेनिफिट मिल गया कि आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस जो जर्मनी में मैंडेटरी है स्टूडेंट्स के लिए, लगभग जो हमने डिस्कस किया था कि वो 136 यूरोस का जो होता है, जब तक आप स्टूडेंट जॉब कर रहे हो वो आपका एम्प्लॉयर पे करेगा। चलो, तो बहुत अच्छा है, तो आपको 136 यूरोस भी उसमें बच जाता है ना। तो आप इस पैसों को तो फिर आपने यहाँ पे सेव किया, और जब आपको दोबारा से जब वीज़ा मेरे ख्याल से रिन्यूअल पे जब जाओगे, तो आप इन्हीं को शो कर सकते हो कि मैं, ठीक है। तो अच्छा, आपको जो फिर स्टूडेंट जॉब जो मिलती है वो आपको बेसिकली उसका कॉन्ट्रैक्ट देते हैं ये लोग, एम्प्लॉयर लोग? हाँ जी सर, उसका कॉन्ट्रैक्ट बनता है, 1 महीने का, 2 महीने का, जितना भी आप चाहें तो उसका कॉन्ट्रैक्ट बना के दे देते हैं। ठीक है। तो देखो, एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि इंडिया से मोस्टली आप कॉन्सुलेट या एम्बेसी जहाँ से भी आप वीज़ा लगा रहे हो, आपको 1 साल का वीज़ा मिलता है, और जब वो एक्सपायर होने को आएगा तो आपको यहाँ पे वापस दोबारा से ऑस्ट्रेलिया बिलोड करके है वहाँ पे जाना पड़ता है वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए। उसमें आप शो करते हो कि भाई मेरे को पार्ट टाइम से स्टूडेंट जॉब से पैसे आ रहे हैं और आपके पास कॉन्ट्रैक्ट भी है, और वो उसने देखा कि भाई आपके पास जो सेविंग्स बची हुई हैं पहले साल के पैसे प्लस आपका स्टूडेंट जो जॉब है उससे आप इतना अर्न कर ले रहे हो कि आप आगे आने वाले भी हर मंथ में अपने खर्चा निकाल लोगे। आपको कोई पैसा यहाँ पे दोबारा ब्लॉक अकाउंट में जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना? पड़ती है सर। ठीक है, तो इससे आपको यही समझना है कि आप लिविंग एक्सपेंस भी सिर्फ आपका पहले साल का ही जो था वो आपको यहाँ पे लेके आना होता है। अगर आप, लेकिन देखो एक पॉइंट इसमें ये भी था कि जो हमने नहीं डिस्कस किया कि आपको जर्मन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट टाइम जॉब मिलने में, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब जो होती है वो सिर्फ इंग्लिश के बेसिस पे नहीं मिलती, आपको जर्मन आनी चाहिए। ठीक है, तो
देखो, अगर आप कोई और कंट्री को, जैसे हमने बात की, अगर आप यूएस, कनाडा, यूके वगैरह सब प्लान करते हो, आपको पता है कि आपके पास में काफ़ी सारा फंड्स होना चाहिए, जो कि एक पेरेंट्स को भी थोड़ा सा उसमें आ सकता है, क्योंकि वो लोग को भी एक साथ में फंड्स करने में प्रॉब्लम आती है ना एज अ पेरेंट अगर आप सोचोगे तो। ये आप लोन लेते हो बेसिकली, एजुकेशन लोन कोई बहुत स्मार्ट चॉइस नहीं है ना, क्योंकि आपके एजुकेशन लोन में आपको जितना पैसा वो देंगे उतना ही वो इंटरेस्ट उस दिन से लगाना शुरू कर देते हैं। और मोस्टली आपको स्टूडेंट लोन आज के टाइम में पब्लिक बैंक से मिलना बहुत मुश्किल हो गया है इंडिया में। आपको जो मिलता है भी है वो NBFCs या जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं उनसे मिलता है। तो वो उससे बेटर है कि आप फर्स्ट ईयर का अगर आप कर सकते हैं खुद से, या आप 1 साल के हिसाब से आप खाली लोन अप्लाई करो 10 लाख के आसपास का या 11 लाख के आसपास का। बाकी की जितनी भी यहाँ पे जो पढ़ाई के खर्चे हैं, आपके रहने के खर्चे हैं, उसे आप खुद से मैनेज कर सकते हो, प्रोवाइडेड अगर आप जर्मन लैंग्वेज वगैरह प्रॉपर करके आते हो तो। और क्वालिटी ऑफ स्टडीज़ के बारे में भी एक बार थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ऐसा तुम्हें कोई फील हुआ कि भाई अगर मैं इस यहाँ जर्मनी आने के बजाय इस डेटा साइंस के कोर्स के लिए और कोर्सेज़ के लिए अगर किसी और कंट्री में जाती तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, ऐसा कुछ भी रियलाइज़ हुआ आपको अभी तक? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगा, क्योंकि जर्मन जो टेक्नोलॉजी है लाइक यहाँ पे ये काफ़ी वेल डेवलप्ड है और एडवांस्ड है, तो मतलब वो हर चीज़ अप टू डेट है। वो जो पढ़ाते हैं वो भी हर चीज़ अप टू डेट पढ़ाते हैं, तो ऐसा तो नहीं लगा। काफ़ी इंटर्नशिप्स भी अवेलेबल हैं इस फील्ड में, जैसे मेरा फील्ड डेटा साइंस है तो उसमें काफ़ी सारी इंटर्नशिप्स और स्टूडेंट जॉब्स अवेलेबल हैं, तो काफ़ी अच्छी फील्ड है ये। तो आपको इंटर्नशिप के लिए कुछ अभी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे आपने अप्लाई किए थे? हाँ जी सर, मैंने एक लुफ्थांसा के लिए किया था, स्टूडेंट जॉब था, बट उसमें मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया था, बट उन्होंने कहा कि अभी जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर ही कंप्लीट हुआ है, आप नेक्स्ट सेमेस्टर ट्राई करिए थोड़ा और स्किल सेट के साथ, तो आपके चांसेस ऑफ लाइक आपको मिल जाएगी इसलिए जॉब। ठीक है, तो मान लो इससे एक चीज़ और अपने समझते हैं कि कई सारे लोग, जैसे अभी मैंने बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखे हैं, लोगों ने डिस्कस किया कि जर्मनी मत आओ, यहाँ पे ये दिक्कत है वो दिक्कत है, नेगेटिव चीज़ें जैसे चल रही है कि यहाँ पे ले ऑफ चल रहा है, रिसेशन आ चुका है ना। बट जितनी भी मैंने अभी तक इस पूरे ट्रिप में डिस्कस किया लोगों के साथ में, अगर आप वाकई में स्किल उतनी ज़्यादा कर चुके हो और आप लैंग्वेज वगैरह अच्छे से कर रहे हो और आप परसिस्टेंट हो मेरे ख्याल से अप्लाई करने में, है ना, कि आपने 5 जगह किया और वहाँ से नहीं आ रहा तो आप सोच के बैठ जाओ कि भाई मेरे को तो काम नहीं मिलेगा यहाँ पे, वो मेरे ख्याल से वो आप इंडिया में भी इतना करोगे तो आपको कोई रिप्लाई नहीं करने वाला। तो जॉब के लिए अप्लाई तो करना ही पड़ता है, आपको 100 में करना पड़ेगा, तब 10 में जाके इंटरव्यू कॉल्स आएंगे। तो अगर आप रेगुलरली करते रहोगे तभी बेटर है, ये नहीं कि 1 महीने में एक बार किया फिर छोड़ दिया तो नहीं आएगा। चलो ठीक है, तो ये डिसीजन आपको भी सही लगा कि भाई जर्मनी में अपने पढ़ रहे हैं? डेफिनेटली ये सर, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ की मतलब हर चीज़ ही काफ़ी अच्छी है, लाइक नाइट लाइफ हो, डे लाइफ हो, पीस भी है, काम भी है, अगर आपको पार्टी करनी है तो वो सब भी है, और पढ़ाई के लिए हर चीज़ अवेलेबल है। आपको जिस फील्ड में जाना है वो अवेलेबल है, आपको अपने प्रोफेसर को बताओ, वो आपको बता देगी कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, तो आप उसमें काम कर सकते हो, आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है, हर चीज़ अवेलेबल है बेसिकली। चलो ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये चीज़ डिस्कस करने का कि आप जर्मनी में ऐसा नहीं आपको बहुत पैसे चाहिए कि तभी आप यहाँ पे आ पाओगे। आप एक नॉर्मल बैकग्राउंड से भी अगर बिलोंग करते हो या आपके पास मिनिमम फंड्स भी हैं, आप उसमें भी प्लान कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे आने का। प्लस हर कंट्री का देखो अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, सबके अपने होता है प्लान कि भाई मेरे को यहाँ जाना है या वहाँ जाना है। बट जर्मनी इंडीड हैज़ बिकम लेट्स से अ टॉप स्टडी डेस्टिनेशन, नॉट ओनली जस्ट बिकॉज कि भाई अफोर्डेबल स्टडीज़ हैं या पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री में पढ़ाई होती है, बट ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ अभी भी बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में यहाँ पे बहुत है, जो हमने अभी तक जितना भी फील किया डिस्कस किया उस हिसाब से, है ना। चलो, सो थैंक यू मुस्कान अगेन फॉर गिविंग ऑल द इनपुट्स, आपने बहुत डिटेल में बहुत अच्छी से बताया है, एंड होपफुली आप लोग को भी ये बात समझ में आई होगी कि भाई कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पे मैनेज हो सकती हैं अगर आप प्लान करते हो तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सर।